नमस्कार। और बिहार मैटर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास के उस एक पल की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने बिहार की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, इतिहास में वो कौन सी एक घटना थी जिसने बिहार के प्राचीन अतीत और उसके मध्यकालीन भविष्य के बीच मानो एक लकीर सी खींच दी। वो क्या था? वो कौन सा ऐसा बड़ा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सिर्फ बिहार का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि उसकी पूरी पहचान को एक नई शक्ल दे दी। तो बात है लगभग 1200 एडी की। यही वो टाइम था जब बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में हुए तुर्की आक्रमण ने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, इस हमले से पहले का जो बिहार था वो महाविहारों का घर था। मतलब ज्ञान और शिक्षा के वो बड़े बड़े सेंटर्स जैसे नालंदा और विक्रमशिला। लेकिन इस एक घटना के बाद सब बदल गया। बिहार की पहचान एक साम्राज्य के केंद्र से घटकर बस एक प्रशासित प्रांत की रह गई। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर बिहार ही क्यों? उस जमाने में हिंदुस्तान में और भी तो अमीर और जरूरी इलाके थे, तो फिर इन आक्रमणकारियों के लिए बिहार ही इतना बड़ा टारगेट क्यों बन गया? इस क्यों का जवाब बिहार की अपनी जमीन और उसकी नदियों में ही छिपा है। देखिए, बिहार उस वक्त सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं था, बल्कि ये उस दौर का एक ऐसा स्ट्रेटेजिक खजाना था जिस पर हर उभरती हुई पावर की नजर गड़ी हुई थी। बिहार की जो लोकेशन थी वो एक तरह से दो धारी तलवार जैसी थी। एक तरफ गंगा के मैदान, मतलब उपजाऊ मिट्टी और बेहिसाब रेवेन्यू की पक्की गारंटी। दूसरी तरफ गंगा नदी, वो तो ट्रेड के लिए और साथ ही साथ सेनाओं की तेजी से मूवमेंट के लिए समझ लीजिए एक सुपर हाईवे का काम करती थी। और सबसे जरूरी बात, ये नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच की वो क्रिटिकल लिंक थी जिसे कंट्रोल किए बिना कोई भी एम्पायर पूरे ईस्टर्न इंडिया पर कब्जे का सपना भी नहीं देख सकता था। और यही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यही खूबी बिहार की किस्मत बन गई। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों तक हर बड़ी सल्तनत के लिए बिहार एक जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना रहा। मतलब ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये तो आने वाली कई सदियों की स्क्रिप्ट लिख रहा था। तो एक तरफ तो बिहार इतना कीमती था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि वो अंदर से कमजोर हो रहा था, खोखला हो रहा था। और बाहरी ताकतों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उस वक्त बिहार खुद की हिफाजत करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। अब ऐसा क्यों था? इसकी कई वजहें थीं। देखिए, सदियों तक स्टेबिलिटी देने वाला जो महान पाल वंश था वो अब बिखर रहा था। जो छोटे मोटे रीजनल रूलर्स आए वो आपस में ही लड़ने में बिजी और काफी कमजोर थे। और सबसे बड़ी बात, बौद्ध संस्थानों को जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता था वो भी अब खत्म हो रहा था। इससे क्या हुआ? पूरे इलाके में एक पावर वैक्यूम बन गया, यानी सत्ता का एक खालीपन। और हम सब जानते हैं, इतिहास में जब भी पावर वैक्यूम बनता है वो किसी न किसी बाहरी ताकत को अपनी तरफ खींचता ही है। तो बस इसी खालीपन को भरने के लिए वो हमला हुआ, जिसके नतीजे बिहार के प्राचीन गौरव के लिए सच में किसी कयामत से कम नहीं थे। तो इस कहानी का जो मेन किरदार था वो था बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गोरी का एक बहुत एम्बिशियस कमांडर। साल 1200 से 1204 के बीच उसने बिहार और बंगाल पर जो हमला किया ना, उसका मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं था। उसका असली मकसद था एक पूरी सिविलाइजेशन की जड़ों पर हमला करना। इस हमले का सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक चैप्टर था नालंदा का विनाश। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का जलना नहीं था, नहीं, ये उस ज्ञान की पूरी परंपरा का अंत था जिसने सदियों तक दुनिया को रोशनी दिखाई थी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर से स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स ज्ञान की तलाश में आते थे, वो अब बस राख का ढेर बन रही थी। और ये बर्बादी सिर्फ नालंदा पर आकर नहीं रुकी। एक और महान सेंटर, विक्रमशिला महाविहार, उसे भी ठीक इसी तरह तबाह कर दिया गया। ये एक सीधा और साफ मैसेज था कि पुरानी व्यवस्था और उसके हर निशान को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। तो इन दो बड़े हमलों के साथ ही इस पूरे इलाके से बौद्ध संस्थानों का जो सदियों पुराना दबदबा था वो पूरी तरह खत्म हो गया। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ बिल्डिंग्स का गिरना नहीं था, ये एक पूरे युग का, एक पूरे एरा का अंत था। तो सवाल ये है कि इस पूरी तबाही और उथल-पुथल के बाद जो नया बिहार सामने आया, जिसे हम मध्यकालीन बिहार या मिडीवल बिहार कहते हैं, आखिर वो कैसा दिखता था? इस नए सिस्टम का असली मतलब क्या था? और सबसे बड़ा फर्क यहीं पर है। मध्यकालीन बिहार का मतलब ये नहीं था कि कोई नया लोकल एम्पायर खड़ा हो गया, नहीं,
इसका मतलब था कि बिहार की अपनी जो इंडिपेंडेंट पावर थी वो खत्म हो चुकी थी। अब वो कोई ऑटोनॉमस पावर नहीं था, बल्कि दिल्ली जैसी बाहरी ताकतों के कंट्रोल में चलने वाला सिर्फ एक सूबा, एक प्रोविंस बनकर रह गया था। इसे यूं समझिए कि पावर का सेंटर पूरी तरह शिफ्ट हो गया था। पुराने प्राचीन बिहार में पावर का सोर्स क्या था? नालंदा और विक्रमशिला जैसे धर्म और ज्ञान के केंद्र। लेकिन अब मध्यकालीन बिहार में पावर का रिमोट कंट्रोल दिल्ली जैसे दूर बैठे पॉलिटिकल सेंटर्स के हाथ में था, और ये एक फंडामेंटल, एक बहुत ही बड़ा चेंज था। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर बिहार के वो महान प्राचीन पावर सेंटर्स खत्म हो गए थे, तो फिर अगले 600 सालों तक उसके वजूद को किस चीज़ ने डिफाइन किया? जब ज्ञान की रोशनी बुझ गई और सत्ता की बागडोर भी हाथों से फिसल गई, तो फिर बिहार की नई पहचान क्या बनी? यही वो सवाल है जो हमें मध्यकालीन बिहार की पूरी कहानी की तरफ ले जाता है। बिहार। आज हम मुगल बिहार के बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये क्षेत्र देखते ही देखते मुगल साम्राज्य का एक पावर हाउस बन गया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि कोई एक इलाका, एक रीजन, किसी बहुत बड़े साम्राज्य की आर्थिक धड़कन बन जाता है? बिहार की कहानी में ना हमें इसी सवाल का जवाब मिलेगा। ये कहानी शुरू होती है बादशाह अकबर के समय से। ये वो दौर था जब बिहार पर मुगल नियंत्रण की नींव रखी जा रही थी और इसे साम्राज्य में मिलाने की एक सोची समझी तैयारी चल रही थी। और फिर वो ऐतिहासिक फैसला लिया गया। 16वीं सदी के आखिर में बिहार को एक सूबा का दर्जा मिला, मतलब एक पूरा प्रांत, और पटना को बना दिया गया इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। इस एक फैसले ने, अब यकीन मानिए, इस क्षेत्र का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये सूबा था क्या, इसे समझना जरूरी है। देखिए, सूबा मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। आप इसे आज के हमारे राज्यों जैसा समझ सकते हैं। तो एक तरह से बिहार को एक पूरे स्टेट का दर्जा मिल गया था। और इस नए सूबे को चलाने के लिए मुगलों ने एक बहुत ही क्लियर और इफेक्टिव सिस्टम बनाया। सबसे ऊपर था सूबा, यानी प्रांत। सूबे के नीचे थे सरकार, जिन्हें हम आज के जिले कह सकते हैं। हर सरकार के अंदर कई परगना या सब डिस्ट्रिक्ट होते थे। और सबसे जमीनी स्तर पर था गांव। इस सिस्टम से शाही हुक्म दिल्ली से पटना और पटना से हर गांव तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता था। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई। ये सिर्फ एक रैंकिंग सिस्टम नहीं था, बल्कि ये अधिकारियों की वफादारी और उनकी काबिलियत तय करने का एक तरीका था। हर अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक दिया जाता था, जो तय करता था कि उसका पद क्या है और उसे कितने सैनिक और घोड़े मेंटेन करने होंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो मजबूत हो गया, लेकिन सवाल यह है कि बिहार मुगलों के लिए इतना कीमती क्यों बना? इसका जवाब छिपा है उसकी इकोनॉमी में। चलिए बिहार के उस आर्थिक इंजन को समझते हैं जिसने पूरे साम्राज्य को ताकत दी। पटना देखते ही देखते एक बहुत बड़े ट्रेड सेंटर के रूप में उभरा, और इसकी शोहरत सिर्फ एक चीज की वजह से दुनिया भर में फैल गई। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सचमुच धमाका करने की ताकत थी। जी हां, शोरा यानी सॉल्ट पीटर। ये वो चीज थी जिसने बिहार और खासकर पटना की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये उस दौर का सोना था, सचमुच। तो ये शोरा इतना खास क्यों था? क्योंकि ये बारूद बनाने का सबसे जरूरी कंपोनेंट था। उस दौर में यूरोप में एक दूसरे से लड़ाइयां चल रही थीं और उन्हें अपनी तोपों और बंदूकों के लिए बारूद की सख्त जरूरत थी। और इसी जरूरत ने एक जबरदस्त इंटरनेशनल ट्रेड को जन्म दिया, जिसका सेंटर था पटना। सोचिए, बिहार की जमीन से निकला ये पदार्थ दुनिया भर की लड़ाइयों का रुख तय कर रहा था। लेकिन रुकिए, बिहार की कहानी सिर्फ व्यापार और बारूद तक ही सीमित नहीं थी। जहां एक तरफ पैसा आ रहा था, इकॉनमी फल फूल रही थी, वहीं दूसरी तरफ यहां की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जिंदगी भी सांस ले रही थी। तो चलिए अब इस प्रांत की आत्मा को समझते हैं। उस दौर में बिहार में दो बड़ी धार्मिक धाराएं थीं। एक तरफ सूफीवाद था, जिसका प्रभाव बहुत गहरा और ऑर्गेनाइज्ड था। बिहार शरीफ जैसे शहर तो इसके बड़े सेंटर थे, जहां से सामाजिक सद्भाव और प्यार का मैसेज फैलता था। दूसरी तरफ भक्ति आंदोलन था, जो आम लोगों के बीच तो था, पर वो सूफीवाद की तरह इंस्टीट्यूशनल तौर पर मजबूत नहीं था। ये बात उस दौर की रूह को बहुत अच्छे से पकड़ती है कि बिहार शरीफ सूफी विचारधारा का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जो सद्भाव का संदेश देता था। ये दिखाता है कि आर्थिक तरक्की के साथ साथ इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान कितनी गहरी और सबको साथ लेकर चलने वाली थी।
लेकिन जैसा कहते हैं, वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पे आते हैं, जब दिल्ली में मुगल सल्तनत कमजोर पड़ने लगी और बिहार एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। ये गिरावट अचानक नहीं आई। देखिए, औरंगजेब के बाद दिल्ली में सेंट्रल पावर कमजोर हो गई। 1700 की शुरुआत तक आते आते प्रशासन का असर लगभग खत्म होने लगा। सदी के बीच तक तो स्थानीय जमींदार और नवाब इतने ताकतवर हो गए कि वो सिर्फ नाम के लिए मुगलों के अधीन थे, और सदी के अंत तक एक नई औपनिवेशिक शक्ति के आने की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। तो इस महान साम्राज्य की नींव को किन चीजों ने खोखला किया? पहली बात, औरंगजेब के बाद दिल्ली में कोई मजबूत शासक नहीं रहा। दूसरी बात, ताकतवर लोकल जमींदारों ने अपने अपने इलाकों में अपनी पकड़ बना ली। और तीसरी, सेमी इंडिपेंडेंट नवाबों का उभरना, जिन्होंने दिल्ली के आदेशों को मानना बंद कर दिया था। मुगलों का पतन बिहार के लिए सिर्फ एक शासन का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था और एक बिल्कुल नए अनजाने दौर की शुरुआत। सत्ता का केंद्र हमेशा के लिए बदल रहा था। तो हम इस एक बहुत बड़े सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब एक साम्राज्य की पकड़ ढीली हुई, तो उसकी जगह लेने वाली वो नई और कहीं ज्यादा ताकतवर शक्ति आखिर कौन थी? ये सवाल हमें सीधे इतिहास के अगले और शायद सबसे नाटकीय अध्याय की ओर ले जाता है। इतिहास में ना कुछ शासक ऐसे हुए हैं जिनका राज तो बहुत छोटा था, पर उनका असर सदियों तक रहा। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही शासक की, शेर शाह सूरी। सवाल ये उठता है कि भाई सिर्फ 5 साल के शासन में आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो आज भी इतना मायने रखता है? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? मतलब सोचिए, शेरशाह, वो इंसान जिसने मुगलों को हराकर सत्ता से बाहर कर दिया, असल में उसी ने उनके एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। और यही वो कमाल का विरोधाभास है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो यही है सबसे बड़ा सवाल। बिहार की जमीन से उठा एक शासक आखिर एक ऐसा सिस्टम कैसे बना पाया जो इतना कमाल का था कि उसके सबसे बड़े दुश्मन मुगलों तक ने उसे कॉपी कर लिया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शेर शाह के प्रशासनिक सुधारों की। यही तो उनके शासन की जान थे। देखिए, उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती, बल्कि एक साम्राज्य को चलाने के लिए एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही तैयार कर दिया। उनकी सबसे बड़ी क्रांति आई रेवेन्यू सिस्टम में। अब ये इतना बड़ा बदलाव क्यों था? क्योंकि इसने मनमानी वसूली को खत्म कर दिया और आंकड़ों पर आधारित एक पारदर्शी सिस्टम बनाया। उन्होंने 3 सीधे साधे लेकिन बहुत असरदार काम किए। पहला, जमीन का एकदम सटीक माप। इससे अंदाजे का सारा खेल खत्म हो गया। दूसरा, पैदावार के हिसाब से टैक्स की दरें फिक्स कर दी, तो किसानों को पहले से ही पता होता था कि उन्हें कितना देना है। और तीसरा, इससे किसानों को मिली सुरक्षा और साम्राज्य को मिली एक स्टेबल इनकम। अच्छा, इकॉनमी को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड सिक्का जारी किया, चांदी का रुपया। ये कोई मामूली सिक्का नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसकी शुद्धता और वजन इतने सटीक थे कि ये पूरे साम्राज्य में व्यापार की रीढ़ बन गया। और मजे की बात जानते हैं, आज जो हम रुपया इस्तेमाल करते हैं ना, उसका नाम, उसका कॉन्सेप्ट, वो सब यहीं से आया है। और हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड को कैसे भूल सकते हैं? इसे सिर्फ एक सड़क समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये तो साम्राज्य की लाइफलाइन थी। जरा सोच कर देखिए, बंगाल से लेकर पंजाब तक बिहार के दिल से गुजरती हुई एक ऐसी आर्टरी जिसने व्यापार, सेना की मूवमेंट और कम्युनिकेशन को पहले से कहीं ज्यादा तेज और सेफ बना दिया। ये जो फर्क दिख रहा है ना स्क्रीन पर, यही उनके सुधारों का असली जमीनी असर था। उनके आने से पहले क्या था? चारों तरफ केओस और असुरक्षा। लेकिन शेरशाह ने एक सख्त न्याय और एफिशिएंट पुलिसिंग व्यवस्था लागू की। नतीजा, व्यापारी बिना डरे अपना सामान ले जा सकते थे और आम लोग वो चैन की सांस ले सकते थे। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये बहुत बड़ा बदलाव था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस आखिर था कौन? कहाँ से आया था? इतनी समझदारी आई कहाँ से? चलिए आप कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और जानते हैं कि कैसे फरीद खान ही शेर शाह सूरी बना। उनका असली नाम था फरीद खां। उनका सफर किसी आलीशान महल से शुरू नहीं हुआ, नहीं, बल्कि बिहार के सासाराम में एक छोटी सी जागीर को मैनेज करने से शुरू हुआ। प्रशासन की ABCD उन्होंने यहीं जमीनी स्तर पर सीखी। समझिए, उन्हें सल्तनत विरासत में नहीं मिली थी, उन्होंने इसे अपनी बुद्धि और अपनी स्ट्रैटेजी से कमाया था। एक जागीर के मैनेजर से एक शहंशाह तक का सफर। यह सफर राजनीतिक दावपेच और जबरदस्त मिलिट्री जीतों से भरा था। उस वक्त माहौल कैसा था? मुगल बादशाह हुमायूं का राज डामाडोल था और कई ताकतें सिर उठा रही थीं। फरीद खान ने इसी मौके को पहचाना।
आइए देखते हैं कि उन्होंने ये कर कैसे दिखाया। और ये सब हुआ, यकीन मानिए, बिजली की तेजी से। सिर्फ 2 साल के अंदर 1539 और 40 में उन्होंने चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में हुमायूं को ऐसी करारी हार दी कि मुगलों को भागना पड़ा। 1540 आते आते पूरा नॉर्थ इंडिया उनके कब्जे में था। सूर साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और अगले 5 साल तक दिल्ली ही उनकी राजधानी रही। लेकिन एक बात यहां बहुत जरूरी है, दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद भी वो अपनी जड़ें कभी नहीं भूले। उनका दिल हमेशा बिहार के सासाराम की मिट्टी से ही जुड़ा रहा और शायद यही वजह थी कि उनके सुधार इतने जमीनी और इतने प्रैक्टिकल थे। तो आखिर में सवाल आता है उनकी लेगेसी का, उनकी विरासत का। क्यों उनके सिर्फ 5 साल का राज आज भी इतना मायने रखता है? जवाब सीधा है, उनकी विरासत पत्थर में भी जिंदा है और चांदी में भी। अगर पूरी कहानी को 3 पॉइंट्स में समेटना हो तो वो ये हैं। नंबर 1, उनका बिहार के सासाराम से वो गहरा कनेक्शन जिसने उनके फैसलों को हमेशा जमीन से जोड़े रखा। नंबर 2, उनके वो शानदार सुधार जैसे रुपया और ग्रैंड ट्रंक रोड जो आज तक हमारे साथ हैं। और नंबर 3, उनकी पहचान मिडीवल इंडिया के सबसे काबिल एडमिनिस्ट्रेटर की। और उनकी विरासत का सबसे बड़ा, सबसे ठोस सबूत वो आज भी सासाराम में शान से खड़ा है, उनका शानदार मकबरा। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये अफगान आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है, उनके विजन का एक जीता जागता सिंबल। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। बस एक बार सोच के देखिए, अगर शेर शाह का साम्राज्य सिर्फ 5 साल में ही खत्म ना हुआ होता, अगर उनकी डायनेस्टी आगे बढ़ती, तो आज हमारे देश की कहानी, हमारा इतिहास कितना अलग। नमस्कार, चलिए आज 300 साल के इतिहास में चलते हैं। ये कहानी है एक ताकतवर साम्राज्य की और उसके एक बेहद जरूरी सूबे की, जिसे वो सैकड़ों मील दूर से चला रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम चलेंगे 1206 से 1526 के बीच, जब दिल्ली सल्तनत का बिहार पर राज था। बड़ा दिलचस्प दौर था ये। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दिल्ली और बिहार के बीच का रिश्ता आखिर था कैसा, मतलब पावर डायनामिक्स क्या थे। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ थी, बिहार कोई बराबर का पार्टनर नहीं था। वो तो दिल्ली के कंट्रोल वाला एक सूबा था और उसका एक ही सबसे बड़ा मकसद था सल्तनत के लिए पैसा कमाना, यानी रेवेन्यू जनरेट करना। तो फिर सवाल ये उठता है कि दिल्ली में बैठे सुल्तान इतनी दूर से बिहार को मैनेज कैसे करते थे? ऐसा क्या सिस्टम था उनके पास कि पैसा लगातार दिल्ली पहुंचता रहे? इसका जवाब एक बहुत ही क्लेवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में है, जिसे कहते हैं इक्ता सिस्टम। और ये सिस्टम सच पूछे तो पूरी दिल्ली सल्तनत की रीढ़ की हड्डी था। तो होता ये था कि सुल्तान अपने एक ऑफिसर यानी इक्तादार को एक इक्ता या जमीन का टुकड़ा सौंपता था। अब इक्तादार का काम था किसानों से टैक्स वसूलना। इस टैक्स का एक बड़ा हिस्सा सीधा दिल्ली सुल्तान के खजाने में जाता था और जो बच गया वो इक्तादार की सैलरी और उसकी फौज के रख रखाव के लिए होता था। मतलब एक बिल्कुल सीधी साधी पाइपलाइन थी, बिहार के खेतों से पैसा सीधा दिल्ली के पावर सेंटर तक। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ था इक्ता सिस्टम, जहां दिल्ली का डायरेक्ट कंट्रोल था, उसके ऑफिसर्स सब कुछ मैनेज करते थे। दूसरी तरफ थे वो इलाके जहां लोकल राजा या सरदार थे जो अपना राज खुद चलाते थे और बस दिल्ली को एक तरह का नजराना या ट्रिब्यूट भेज देते थे। बिहार पहले वाले केस में था, यानी डायरेक्ट कंट्रोल में। चलिए आप जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब दिल्ली में सत्ता बदली, अलग अलग डायनेस्टीज आईं, तो जमीन पर इस सिस्टम का क्या हुआ, ये असल में काम कैसे कर रहा था। शुरू में गुलाम वंश ने इस कंट्रोल को स्थापित किया, फिर आए खिलजी जिन्होंने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन असली मोड़ आया तुगलकों के वक्त। उन्होंने टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि हालात बिगड़ने लगे और अस्थिरता पैदा हो गई। और आखिर में सैयद और लोदी वंश के आते आते तो दिल्ली का कंट्रोल बहुत कमजोर पड़ चुका था। और खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स थे वो बड़े महत्वाकांक्षी तो थे, पर अक्सर गड़बड़ हो जाते थे। तो सोचिए, एक तरफ दिल्ली से आ रही सख्त नीतियां और दूसरी तरफ दिल्ली से बिहार की इतनी लंबी दूरी, इन दोनों चीजों ने मिलकर एक तूफान खड़ा कर दिया। यहां इस चार्ट में आप साफ देख सकते हैं, गुलाम और खिलजी काल में टैक्स मॉडरेट था, लेकिन तुगलक काल में ये सीधा आसमान छू गया। इसका असर जाहिर है किसानों पर पड़ा। उनकी हालत बहुत खराब हो गई क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई का ज्यादातर हिस्सा तो दिल्ली चला जाता था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर वो सेंटर, वो दिल्ली
जो इस पूरे सिस्टम को संभाले हुए है, खुद ही कमजोर पड़ जाए। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है। जब भी सेंटर कमजोर होता है, लोकल पावर मजबूत हो जाती हैं, और बिहार में आगे बिल्कुल यही हुआ। तो हुआ ये कि दिल्ली में सैयद और लोधी वंश कमजोर बढ़ गए। दूर के सूबों पर सुल्तान का कंट्रोल खत्म होने लगा और इसका फायदा उठाया बिहार के लोकल जमींदारों ने। जो लोग कल तक सिर्फ टैक्स कलेक्टर थे, वो अब उस पावर वैक्यूम को भरने लगे और एक तरह से छोटे मोटे शासक बन बैठे। तो चलिए अब इस पूरे दौर के आखिर में चलते हैं। इन 300 सालों के बाद सल्तनत के शासन ने बिहार के समाज और उसकी इकोनॉमी पर आखिर क्या असर छोड़ा? पॉलिटिक्स में चाहे जितनी भी उथल पुथल रही हो, आम जिंदगी 3 चीजों के इर्द गिर्द घूम रही थी। सबसे बड़ा हिस्सा था एग्रीकल्चर का, जो इकोनॉमी की जान था। फिर पटना जैसे शहर धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, यानी अर्बन ग्रोथ भी हो रही थी। और तीसरा, एक कल्चरल मिक्स देखने को मिल रहा था, इस्लाम और लोकल ट्रेडिशंस का एक दिलचस्प संगम। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात, बिहार दिल्ली सल्तनत के लिए एक रेवेन्यू इंजन की तरह था। दूसरा, इस कंट्रोल को बनाए रखने का सबसे बड़ा औजार था इक्ता सिस्टम। तीसरा, तुगलकों के टाइम पर बहुत ज़्यादा टैक्स की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और आखिर में, जैसे ही दिल्ली में सेंटर कमजोर हुआ, बिहार में लोकल जमींदारों की ताकत बढ़ गई। तो ये एक पूरी चेन है: कंट्रोल, एक्सट्रैक्शन, संकट और फिर लोकल पावर का उदय। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई दूर बैठी हुई ताकत कमजोर पड़ती है, तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में आता है? बिहार का इतिहास हमें ये बताता है कि पावर कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती है, जमीन पर अपना नया मालिक ढूंढ लेती है। मैटर्स के साथ इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हम मिलेंगे अगले विश्लेषण में।